होता, लेकिन अच्छी हो जाती। आ जाओ, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर 3। जो चैप्टर 2 का जो कल का पार्ट है, जो हमारा पिछले लेक्चर में रह गया था, वो हम इसके बाद कवर कर लेंगे। पहले चैप्टर 3 खत्म कर लेते हैं, है ना। कोर कॉम्पिटेंसी वाला वो कोर एरिया है, वो हम बाद में करेंगे। आइए, चैप्टर 3 का नाम क्या है मेरे बच्चे? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मोर और लेस जितना आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, उतना ही आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिटेल में मिलेगा। जैसे मिशन किसको कहते हैं, विजन किसको कहते हैं। मैडम आ जाओ बच्चों, चैप्टर 3 का नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पे वो पूरी प्रोसेस होगी जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ थोड़ा डीप में जाके है बस। सब कुछ बहुत इजी इजी है इसमें भी, डन। जैसे चैप्टर 2 में तो कुछ समझने लायक भी चीजें थी ना, यहाँ समझने लायक भी नहीं है, बस आप पढ़ोगे समझ में आता जाएगा। देखो, कॉर्पोरेट प्लानिंग किसको बोलते हैं? कॉर्पोरेट प्लानिंग किसको बोलते हैं? बोलो बोलो, हाँ। कॉर्पोरेट प्लानिंग किसको बोलते हैं? कह रहा है प्लानिंग इज द फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द वेयर वी आर एंड वेयर वांट टू गो। कहाँ पे आप हो और कहाँ पे आपको जाना है, बीच में जो ब्रिज है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग। डन, चलें आगे। कह रहा है इट मीन्स डिसाइडिंग व्हाट इज नीडेड टू बी डन इन द फ्यूचर, टुडे, नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर एंड जनरेटिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ द एक्शन। ठीक है, तो कॉर्पोरेट प्लानिंग का मतलब क्या है? कि वो सारी चीजें करना जिससे आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां पे पहुंच पाओ। डन। कह रहा है इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन टू अटेन ए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि भैया आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आपका जो बिजनेस है वो किस विजन के साथ आप लेके चल रहे हो, आप कस्टमर के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हो, है ना, और आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या वैल्यू देखते हो। डन। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे, उसको कॉर्पोरेट प्लानिंग बोलते हैं। डन। तो जितने भी की पॉइंट्स है वो लिखोगे आप कि ब्रिज गैप है बिटवीन जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे हमें पहुंचना है। चले आगे, सुनिएगा आप। इसे दो पार्ट में बांट दिया आप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में और ऑपरेशनल प्लानिंग में। ऑपरेशनल प्लानिंग बोले तो बोलो, ऑपरेशनल प्लानिंग बोले तो जो आज काम चल रहा है उससे रिलेटेड जो ऑपरेशन है, जैसे कि कह रहा है इट इज डन बाय द मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एंड द कंसर्न विद द हाउ टू यूज द रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। डन। तो कह रहा है ये, अरे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब तो मेजर डिसीजन हो गए ना, जैसे मर्जर एक्विजिशन का हो गया, फ्यूचर में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, किसी अलग एसबीयू में हम पैसा लगाना चाहते हैं तो वहां लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट हो गया। लेकिन ऑपरेशनल प्लानिंग बोले तो ये मिडिल और लोअर लेवल पे होती है, यानी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग इसको ही जो बना के देते हैं प्लान, यानी नीचे वाले लेवल के लिए कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को फुलफिल करने के लिए ये ऑपरेशनल प्लानिंग चाहिए हमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल प्लानिंग, जिसमें क्या होता है? रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करके गोल को अचीव करना। डन, पढ़े। आइए, इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दो पहले, फिर स्ट्रेटेजिक पे चलेंगे। कह रहा है डील विद करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो आज की बात कर रहा है ना। कह रहा है डेवलप द टैक्टिक्स रादर देन स्ट्रेटेजी। कह रहा है ये स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करते, ये टैक्टिक्स पे काम करते हैं कि आज के लिए जो स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बनी हुई है उसको कैसे फुलफिल करना है। डन। कह रहा है प्रोजेक्ट्स करंट ऑपरेशन इनटू द फ्यूचर एंड मेक द मॉडिफिकेशन टू द बिजनेस फंक्शन बट नॉट फंडामेंटल चेंजेस एंड इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फंक्शनल मैनेजर। क्लियर है? तो ऑपरेशनल मतलब आपको पता है प्रेजेंट की बात कर रहा है कि जो काम चल रहा है उसको कैसे फुलफिल करना है, जो पहले से स्ट्रेटेजी बनी हुई है उसको कैसे सपोर्ट करना है, वो है ऑपरेशनल प्लानिंग का पार्ट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देख लेते हैं क्या होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे बड़े बड़े काम होंगे, है ना, देखना। कह रहा है इट डेवलप ए सीनियर, ये इट डेवलप बाय द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज पर SWOT एनालिसिस। कह रहा है इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम भैया ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, एंड द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अटेन दी ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे उसकी प्लानिंग करना, एंड फॉर्मुलेशन करना पॉलिसी फॉर द एक्विजिशन एंड यूजेस एंड डिस्पोजल ऑफ
रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज वहां पे पहुंचने के लिए हमें लगेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज को हमें डिस्पोज करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज को हमें यूज में लाना है। डन। तो ये है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेप्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिसोर्सेज। तो ये शेप करता है ऑर्गेनाइजेशन की, कि आप ऑर्गेनाइजेशन को आगे 20 साल बाद या आगे फ्यूचर में कहाँ पे देखते हो, ठीक है, आप कहाँ पे पहुंचाना चाहते हो। कह रहा है एसेस द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, तो यानी जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये भी आप एसेस करोगे। कह रहा है डेवलप द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड द स्ट्रेटेजी, इट इज कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए सीनियर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही है। तो कह रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विच रिजल्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। सही है, समझ में आया, दोनों में अंतर समझ में आया आपको। हाँ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक बड़ा टर्म है जो सीनियर लेवल पे डिसीजन लिए जाते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बताया मर्जर एक्विजिशन का, या हमें किसी नए एसबीओ में काम करना है, कौन सा एसबीओ हमें बंद करना है ना, कौन सा स्टार्ट करना है, और क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, कैसे हम उसमें रिसोर्सेज लगाएंगे, और उसके लिए फॉर्मुलेशन करना पॉलिसीज की, है ना। ऑपरेशनल लेवल मिडिल और लोअर लेवल से रिलेटेड है, जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनेगी वो यहाँ पे कैसे फुलफिल होगी, वो इस पे काम करते हैं। डन, चलें आगे, आइए। पढ़ लें, आइए अगला टॉपिक क्या है, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। क्या किसी भी स्ट्रेटेजी में अनसर्टेनिटी होती है, बोलो। हाँ, हमेशा होती है भैया, हम कोई सी भी अगर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो उसके सक्सेस और फेलियर के चांसेस हमेशा होते हैं वहां पे। डन, देखें, तो उसके साथ हमें डील करना होगा या नहीं करना होगा, बोलो बोलो। स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी के साथ हमें डील करना होगा या नहीं करना होगा। जैसे मान लो हम शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं तो हम ये सोच के लगाते हैं कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, है ना, लेकिन वहां पे अनसर्टेनिटी है कि वहां पे लॉस भी हो सकता है। तो जब लॉस होगा तो उस सिनारियो में आप कैसे डील विद करोगे, ये बात करता है किसकी, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी की, कैसे आपको उसके साथ डील करना है। पढ़े, आइए पहले डील पढ़ लेते हैं फिर इम्पैक्ट देख लेंगे। डन, आइए। कह रहा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द फ्यूचर ओरिएंटेड एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। बताने वाली बात है क्या, ये कोई बताने वाली बात है नहीं। देखो, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी रेफर टू द फ्यूचर इवेंट और द ट्रेंड दैट इज अनप्रिडिक्टेबल, to manage the large number of uncertainty, these need to be grouped in the logical cluster and then its impact is assessed। सही है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो जाएगा, डन, फिर हम उसको एसेस करते हैं। ठीक, कह रहा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड द एडिशनल एनालिसिस डज नॉट रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। कह रहा है कि अगर आप एडिशनल एनालिसिस कर लो या इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर लो, उससे भी अनसर्टेनिटी तो कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर फ्यूचर के बारे में कोई भी स्ट्रेटेजी बन रही है तो वहां पे अनसर्टेनिटी होगी होगी, है ना। हेयर द सिनारियो एनालिसिस कैन बी एम्प्लॉयड, सिनारियो एनालिसिस accept the uncertainty as given and uses it to drive a description of two or more future scenario। तो यहाँ पे हम सिनारियो एनालिसिस कर लेते हैं, यानी इम्पैक्ट देख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, अगर ऐसा करा तो ऐसा हो सकता है। डन, आइए। स्ट्रेटेजी आर देन डेवलप फॉर द ईच सिनारियो, तो अलग अलग सिनारियो के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी हम डेवलप करके चलेंगे। समझ में आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं इस वाले ब्लॉक में, हमने क्या करा बताओ, डील करा किसके साथ, अनसर्टेनिटी के साथ। कैसे करोगे, सिनारियो एनालिसिस करके। ठीक है, तो जो यहाँ पे की वर्ड्स हैं वो क्या है, सिनारियो एनालिसिस करोगे, एम्प्लॉय करोगे, और उस अनसर्टेनिटी देख लोगे कि किस सिनारियो में, और अलग अलग सिनारियो के साथ अलग अलग क्या बना लोगे, स्ट्रेटेजी बना लोगे। चलें आगे, आ रहा है या नहीं आ रहा। सीए में तो सिनारियो एनालिसिस बहुत अच्छी होती है, एक ग्रुप दे, बोथ ग्रुप दे, बोथ में अगर रह गया तो कैसे करेंगे, है ना, और अगर दोनों पास हो गए तो उसके बाद आर्टिकलशिप कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, फाइनल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब सिनारियो एनालिसिस ही तो है। आ जाओ, इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, गंदी गंदी बातें नहीं कर रहा मैं, हाँ, आ जाओ। कह रहा है इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होगा, कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी दैट इज द इवेंट एंड द ट्रेंड कैन हैव द इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट प्रपोज्ड और पोटेंशियल बिजनेस। पता ही है आपको, इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत तगड़ा है ना, एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं।
कह रहा है द मैन्युफैक्चरर ऑफ द एरिएटेड ड्रिंक नाउ मूविंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ जूसेस, क्योंकि आपने देखा होगा रोनाल्डो ने साइड में रख दी थी, शेयर डाउन आ गया था, लेकिन उसने क्यों रखी थी? पसंद नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। बेच रहे हो आप एडवर्टीज करके, वो बात अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ के लिए तो अच्छी है नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, है ना। कह रहा है इम्पैक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी डिपेंड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एसबीयू एंड द सम एसबीयू आर मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर। सही है, तो इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप उस जो भी इम्पैक्ट आएगा अनसर्टेनिटी का, उसके साथ आपको डील विद करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एसबीयू अपने चेंज या अपग्रेड करने होंगे। जैसे अभी ई व्हीकल का सेगमेंट आ रहा है, आपने पहले देखा था, आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि आप जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक से चलेंगी, और फ्यूचर में हो सकता है कि ये मैंडेटरी हो जाए दिल्ली जैसी सिटी के लिए। तो आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, हो सकता है, नहीं हो सकता? क्योंकि आप वो वाला पीरियड इमेजिन करो जब सीएनजी आई थी। जब सीएनजी आई थी तब तो लोगों को लगा था यही सोल्यूशन है, मिल गया सोल्यूशन, अब पोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद उससे भी बढ़िया चीज़ ढूंढ ली कि इलेक्ट्रिक से करो, इलेक्ट्रिक में बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, सीएनजी में थोड़ा बहुत होता भी है। डन? आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए अब बात कर रहे हैं सेकंड टॉपिक की। ये समझ में आया यहाँ तक? हाँ, कॉर्पोरेट प्लानिंग पढ़ा, प्लानिंग दो तरह की है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, और उसके पास स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी के बारे में बात करी, कैसे उसको ओवरकम करोगे बताओ, सिनारियो एनालिसिस करके, और हर सिनारियो के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाओगे। इम्पैक्ट, अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट भी चेक करोगे, और एसबीओ को उस हिसाब से आप अपग्रेड या चेंज करोगे। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, बताइए। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, उससे अलग है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का मतलब है जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को जहां पे देख रहे हैं, यानी जो हमारा विजन है उसको पूरा करने के लिए जो जो ऑब्जेक्टिव, जो जो ऑपरेशनल डिसीजन, जो जो स्ट्रेटेजी बनेगी, उस पूरे बंच को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमेशा हम अपना एक ना कोई विजन लेके चलेंगे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे देखते हैं। डन? जैसे मान लो हमारी एकेडमी है, तो हम ये देखते हैं कि भैया हम पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड हो जाएं सारे। अभी जैसे आप लोग हमारे स्टूडेंट हो, तो हम चाहते हैं इंडिया के हर कोने से कम 50% पॉपुलेशन उस एरिया की, उस रिस्पेक्टिव एरिया की हमें देख रही हो। डन? तो ऐसा ही विजन हर कंपनी का होता है। जैसे अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उसका विजन ये है कि भैया हर मिनट पे मेरी एक कार बिकनी चाहिए। डन? इसी तरह के अलग अलग विजन अलग अलग बिजनेसेस के हो सकते हैं। उस विजन को कंप्लीट करने के लिए जितनी भी डिसीजन मेकिंग बनेगी, जितनी की भी डिसीजन मेकिंग लगेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। यानी वेयर वी आर से जहां वेयर वी वांट टू बी, वहां तक का जो सफर है उसको पूरा करने के लिए जितनी भी स्ट्रेटेजी बनती है, उन स्ट्रेटेजी को क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। देख लो, कह रहा है डिसीजन मेकिंग इज ए मैनेजरियल प्रोसेस फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ द सेवरल अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? अपने विजन को अकम्प्लिश करना। कह रहा है टू टाइप्स ऑफ द डिसीजन आर, कह रहा है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड द ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग, है ना, विच रिलेट टू द जनरल डे टू डे ऑपरेशन। ये दोनों हमने पढ़ लिए। स्ट्रेटेजिक डिसीजन देखो, strategic decision making is the process of implementing and executing the organization strategic plan by matching the company's capability with the market demand. Strategic decision include the decision related to product to be launch, कौन सा प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना चाहिए, है ना, मार्केट टू बी सर्व, कौन सी मार्केट को हमें सर्व करना है, फंक्शन टू परफॉर्म इन हाउस और आउटसोर्सिंग। कह रहा है मेजर पॉलिसी नीड टू बी एग्जीक्यूटेड दीज डिसीजन। सही है। तो ये एक तरह से अगर सारा सबको कंपाइल कर दो तो आपको ये नहीं लग रहा कि जो हमारा विजन है हम उसको अकम्प्लिश करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। सही है। तो सुनिएगा, विजन को पूरा करने के लिए जो हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके बारे में डिसीजन लेना, मार्केट जिसको हमें सर्व करना है उसके बारे में डिसीजन लेना। जैसे किया पहले इंडिया में नहीं थी, किया अब इंडिया में भी आ गई, है ना, तो उनका विजन है कि वर्ल्ड वाइड हमें बेचना है सामान। कह रहा है फंक्शन टू परफॉर्म, क्या फंक्शन हमें परफॉर्म करने हैं, एंड मेजर पॉलिसी जो हमें एग्जीक्यूट करनी है
इस डिसीजंस के लिए। सही है, चलें आगे, आइए चलें, अरे बोलो, अब सुनना, कह रहा है डायमेंशन, ध्यान से पढ़ लेना इसको, कह रहा है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या डायमेंशन कैसा है। क्या बोलोगे, क्या पूछा जाएगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का मतलब, और पूछा जाएगा कि उसकी डायमेंशन या कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। देखना, कह रहा है एसडी रिक्वायर्स द टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है वो क्या मांगती है, बोलो, आपको पता है यार, बोलो, टॉप लेवल का क्या मानती है, मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। कह रहा है एज इट इन्वॉल्व द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सही है, आप ये भी बोल सकते हो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि हमारा विजन है कि हमें वर्ल्ड वाइड परफॉर्म करना है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो वो विजन हम अपने हर एम्प्लॉय, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बता के चलें। जो बंदा वहां पे काम कर रहा है वो सिर्फ उस बोरियत के साथ काम नहीं कर रहा कि उसको आके अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, उसको आपको ये बताना है कि हमारा फ्यूचर में ये विजन है और इस विजन के साथ हम सारे लोग एज ए टीम की तरह काम करेंगे। डन? तो वो क्या करेंगे, आपके विजन में आपका साथ देंगे और इस पॉलिसी को और इसके लिए जितनी भी आप स्ट्रेटेजी या पॉलिसी तैयार करोगे, इन सबको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। उसके लिए हर एक बंदा काम कर रहा होगा, आपके विजन के लिए हर एक बंदा काम कर रहा होगा, तो आपको अपने विजन को बता देना है सबको, है ना, हर बंदे के दिमाग में ये डाल देना है कि हमारा ये विजन है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। चले, तो पहला समझ में आया, एसडी रिक्वायर द टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। दूसरा क्या कहता है, एसडी रिक्वायर द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस। क्या बोलेगा, अगले में क्या बोला है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या रिक्वायर करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनसे कमिटमेंट कि भैया हम जिस विजन पे काम कर रहे हैं उसी विजन पे आप भी काम करोगे। देखना, कह रहा है एज ह्यूज फंड एंड द रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट, तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे और रिसोर्सेज की कमिटमेंट चाहिए होगी टुवर्ड दी विजन। आ रहा है पक्का, पहला क्या बोला, टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, दूसरा कमिटमेंट चाहिए रिसोर्सेज से, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चलेंगे। आगे देखिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग रिक्वायर द कंसिडरेशन ऑफ द फर्म्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो वो डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन को भी कंसिडर करे, है ना, यानी एक्सटर्नल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी कंसिडर करके बनाई जाए। देख लीजिएगा, इट नीड द मैचिंग ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट विद द चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सही है, तो स्वॉट एनालिसिस देख सकते हो इसमें ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस को उस तरीके से यूज करना है ताकि आप अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के साथ डील विद कर पाओ, है ना, उसी को स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बोला जाता है, जिसमें आप अपनी क्या करो, स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करो अपॉर्चुनिटी के साथ। आ रहा है या नहीं आ रहा, आइए, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा बहुत ही जनरल चीजें हैं, बस स्ट्रेटेजी की तो बात हो रही है। आइए, कह रहा है एसडी हैज द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। तो कह रहा है कि भैया सुनिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आज एक स्ट्रेटेजी लॉन्च करी और कल बदल दी। डन, आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलोगे और उस प्रोस्पेरिटी के साथ काम करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वो उस विजन के साथ चल रही है और उसी के हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हो रही है। समझ में आया, कह रहा है जनरली द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज सीन ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस एंड आर नॉट विजिबल इमीडिएटली। क्लियर है, अगला देखो, एसडी कैसी होनी चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड, है ना। एसडी क्या है, एसडी इज द फ्यूचर ओरिएंटेड, इन्वॉल्व द predicting future environmental condition and how to adopt the changing condition. SD has the major multifunctional and multi-business consequences. कह रहा है since the entire organization is involved, it affects the different section of the organization and varying degree. तो कह रहा है जो SD है उसका impact बेटा सारे सेक्शन पे पड़ता है, जिस सेक्शन के लिए वो बनाई गई है उस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रेटेजी बना रहे हो आप पूरी एक अपनी इंडस्ट्री को लेके, तो उसका जो विजन के लिए जो स्ट्रेटेजी तैयार करोगे उसका फर्क सब पे पड़ेगा। तो ये आपको बेटा मैं क्या बोलूँ याद करना, इसको रटी लेना है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग किसे बोलते हैं, या तो
फिर उसके बारे में पूछेगा डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो आपको ये लिखना है। क्या क्या लिखोगे बताओ? टॉप लेवल का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के लिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंसिडर करोगे, फोर्थ लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से अपन सोचेंगे, पांचवा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, और सिक्स मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कंसिक्वेंसेज होते हैं। क्लियर है? याद हो जाएगा? इजी है यार, है ना, कुछ पढ़ाने वाली बात ही नहीं है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होती है? इंटेंट क्या होती है? स्ट्रेटेजिक इंटेंट, डिसीजन में से इंटेंट बाहर निकाल दी। हाँ, क्यों करना है सर, क्यों करना है सीए? जिंदगी ऐसे भी तो चल रही है ना? तो किसी ने आपको इंटेंट बताई होगी, इसलिए आप आज यहाँ बैठे हो। डन। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में से स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक उसका पार्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक उसका पार्ट है, बताओ ना। हाँ, एक उसका पार्ट है। वहां पे हम किसकी बात करते हैं? बोलो बोलो। हम बात करते हैं वाई दे वांट टू डू, क्यों करना है ये, है ना? आइए, इट रेफर्स टू द पर्पस फॉर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू डू, कि इसके पीछे पर्पस क्या है, जो भी हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जो भी हम करना चाह रहे हैं, उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक इंटेंट, है ना? सीए करने के पीछे कोई ना कोई पर्पस है, तो वो जो पर्पस है उसको क्या बोलोगे आप? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। कि भैया मेरे को पापा को करके दिखाना है, जिसके पापा सीए हैं उनके लिए हो सकता है कि मेरे को पापा को करके दिखाना है, आप कर सकते हो, मैं भी कर सकते हो, दैट इज द स्ट्रेटेजिक इंटेंट। सही है? मेरे को पापा का बिजनेस संभालना है, पापा ने बोला है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, है ना? किसी के पापा करना चाहते थे, वो बोलेगा मेरे को करके दिखाना है, मेरी ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट है या नहीं आ रहा? किसी को बहुत सारा पैसा कमाना है, वो उसकी स्ट्रेटेजिक इंटेंट है ना? जो मेरी थी, आ जाओ। इट इज, हाँ, क्या बोलेंगे? इट इज फिलोसफिकल बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मतलब क्या फिलोसफी है एक स्ट्रेटेजी को बनाने की, उसके पीछे क्या इंटेंट है भैया, है ना? सीनियर मैनेजर मस्ट डिफाइन व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू। तो सीनियर मैनेजर को बताना पड़ेगा कि ऐसा करने से क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या रीजन है, हम इस स्ट्रेटेजी को क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्यों हमारा ये विजन है। सही है? आगे आइए, कह रहा है व्हाई दे वांट टू डू रिफ्लेक्ट द स्ट्रेटेजिक इंटेंट, इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर, कि किस लिए भैया आप खड़े हुए हो। जैसे आपने आजकल, आप कभी भी अगर ये बोलो कि सबसे ज्यादा एथिकल वैल्यू वाली जो कंपनी है वो कौन है, तो आप सुनोगे नाम, हर कोई बोलेगा टाटा। डन। तो उसने इस चीज को अपना बेंचमार्क बनाया ना, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैंड फॉर। तो इस चीज को उसने अपना बेंचमार्क बनाया कि हमारी वैल्यू इतनी है, तो उसी स्ट्रेटेजी पे हम फ्यूचर में भी काम करेंगे। आइए, कह रहा है क्लैरिटी इन द स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर सक्सेस एंड द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर एंड साइज। समझ में आया? अब कोई भी जब टाटा प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको ये रिलायबिलिटी आती है कि भैया इसने कस्टमर के बारे में बहुत सोच के बनाया है, डन, तो उसका फायदा तो मिल ही रहा है। सही है? तो कोई भी जब स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो तो उसकी जो इंटेंट है उससे फायदा मिलेगा मिलेगा बिजनेस को, है ना? लेकिन इंटेंट अच्छी होनी चाहिए। आइए, तो कह रहा है इट कुड भी अच्छी होगी अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाओगे और अपने उसमें काम करोगे तो, है ना? आइए, कह रहा है इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजन, देख लेना आप ध्यान से। कह रहा है ये किस फॉर्म में दिख सकती है आपको? विजन, मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द कॉर्पोरेट लेवल एंड द बिजनेस डेफिनेशन एंड द बिजनेस मॉडल एट द बिजनेस लेवल। दोनों अलग अलग लेवल पे बात क्यों हो रही है यार? बिजनेस लेवल क्या था और कॉर्पोरेट लेवल क्या था, बताना। बिजनेस लेवल जिसमें हम क्या डिवीजन बांट देते हैं, जैसे टाटा मोटर का एक डिवीजन क्या है, टाटा का डिवीजन क्या है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, टाटा कंज्यूमेबल्स है ना? तो वो बिजनेस लेवल हो गए। तो ये बिजनेस डेफिनेशन एंड द बिजनेस मॉडल हो सकता है एक बिजनेस लेवल का, उसमें भी इंटेंट निकल के बाहर आ सकती है ना? और विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द कॉर्पोरेट लेवल। तो ये इस तरीके से भी आपको इंटेंट पता चल सकती है किसी स्ट्रेटेजी की। देखिएगा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज जनरली स्टेटेड इन द ब्रॉड टर्म बट व्हेन स्टेटेड इन द प्रिसाइज स्पेसिफिक टर्म इट इज रेफर्ड एज द गोल एंड ऑब्जेक्टिव। सही है?
वैसे तो इसे कह रहा है, वैसे तो इसे हम ब्रॉडर टर्म में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इसे नैरो टर्म में पढ़ोगे तो इसको हम गोल या ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। क्लियर है? लिख दोगे इंटेंट के बारे में? क्या स्ट्रेटेजिक इंटेंट समझ में आया? हाँ, वाई, स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब बस यही है, वाई। चले आइए, एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ध्यान रखना पूछेगा तो पूरा पूछेगा। पहले बोलेगा स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, फिर बोलेगा उसके एलिमेंट भी बताओ। डन? क्योंकि एक इतना सा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। चले, ऐसे ही ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा हमने, कौन सा? स्ट्रेटेजिक डिसीजन और उसके डायमेंशन या कैरेक्टरिस्टिक्स। चले आ जाओ, समझ में आ रहा है? स्ट्रेटेजिक क्या है? एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। आप बताओ क्या होगा? विजन, वन ऑफ द एलिमेंट। कि हमारा विजन क्या है, उसी पे बेस्ड होगा कि हमारा इंटेंट क्या है। मिशन, मिशन बोले तो डिफरेंस क्या है बिटवीन विजन एंड मिशन? विजन क्या है ब्रॉडर सेंस में, और मिशन क्या है? एक पार्टिकुलर टास्क को भी आप मिशन बोल सकते हो। आपने देखा होगा मिशन इम्पॉसिबल, उसको अलग अलग मिशन मिलते रहते हैं। विजन क्या है उसका? सबको, सारे मिशन को पूरा कर देना। समझ में आ रहा है? तो मिशन एक एक सेलेक्टिव वर्ड है, मिशन एक सेलेक्टिव वर्ड है जिसको आप किसी टास्क से भी रिलेट कर सकते हो। लेकिन विजन, बिल्कुल सही, मिशन प्रेजेंट के लिए होता है और विजन फ्यूचर के लिए। विजन हमारा वहां पे पहुंचना है, लेकिन उसके लिए जो आज कर रहे हैं वो हमारा क्या है? मिशन है। समझ में आ रहा है? आइए, बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस डेफिनेशन बोले तो क्या आपके बिजनेस की इंटेंट है ना? जैसे आप अगर टाटा की अगर डेफिनेशन कहीं से नेट पे सर्च करना तो वो लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें एथिकल वैल्यू पे काम करते हैं, कंज्यूमर के अच्छे अच्छे उसके लिए काम करते हैं, सेफ्टी के लिए काम करते हैं, है ना? तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आपके बिजनेस का मॉडल कैसा है उससे भी आपका इंटेंट पता चल सकता है, एंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या है आपके बिजनेस के, उससे भी आपकी इंटेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट पता चल सकती है। तो इसमें लिख दोगे विजन का मतलब, मिशन का मतलब, बिजनेस डेफिनेशन अभी नीचे आ भी रहा है, पढ़ लेंगे। बिजनेस मॉडल और गोल एंड ऑब्जेक्टिव। आ रहा है या नहीं आ रहा? लिखा नहीं है यहाँ? लिखा तो है, डिटेल में है ना सब? आ जाओ फटाफट से खत्म कर लेते हैं। ब्रॉड सेंस में तो पता है ना आपको, है ना? समझाने की जरूरत नहीं है, रीड मान लेते हैं। आइए, विजन, विजन बोले तो विजन इम्प्लाई द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी फ्यूचर। तो यानी फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है। जैसे आपका भी विजन होगा आपकी लाइफ को लेके, है ना, कि सर अभी सीए से काम नहीं चलेगा, सीए के बाद भी बहुत कुछ करना है हमें। डन? तो वो आपके, सुनिए, आपकी जो लाइफ का ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने मिशन बनाओगे और उनको धीरे धीरे करते जाओगे, तो लास्ट में आप कहाँ पे पहुंचोगे? अपने विजन पे पहुंचोगे, और फिर कहीं पे बड़े स्टेज पे आप इंटरव्यू देते हुए पाए जाओगे और उसमें मेरा नाम लोगे कि विकास सर ने मेरे को पढ़ाया था इसलिए आज मैं यहाँ हूँ, है ना? चलो आ जाओ। इट डिस्क्राइब वेयर द कंपनी वांट टू लैंड। सही है, जहाँ पे हमें लैंड होना है। आइए, it is a road map of the company's future, providing the specific about the technology, customer focus, geographical and the product market to be pursued, capabilities it plans to develop, and get a kind of companies management want to create। सही है? तो सारी बातें होंगी विजन के अंदर ना। सुनना, पहली बात क्या बोली सबसे पहले? रोड मैप है किसका? कंपनी के फ्यूचर का, जो प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक अबाउट क्या टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे फ्यूचर में, कस्टमर, किस कस्टमर कैटेगरी को हम फोकस करेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया और द प्रोडक्ट मार्केट क्या होगा हमारा, ठीक है, कैपेबिलिटीज इट्स प्लान टू डेवलप, क्या किस तरह की प्लान हम डेवलप करेंगे, मतलब हम आउटसोर्सिंग करके काम करेंगे या इन हाउस करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने पास करेंगे या किसी बाहर के बंदे से कराएंगे, है ना? कह रहा है काइंड ऑफ कंपनी मैनेजमेंट वांट टू क्रिएट, और किस तरह का हमारा मैनेजमेंट का हिरार्की होगा, ये सब हमारा विजन का एक पार्ट है। देखिएगा, टॉप मैनेजमेंट व्यू अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन एंड द प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट टेक्नोलॉजी फोकस कंस्टिट्यूट द स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ द कंपनी। सही है? तो सिर्फ एक बात को लेके हम विजन को नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? इन सारी चीजों को मर्ज करके कि क्या टॉप मैनेजमेंट का क्या व्यू है कंपनी की डायरेक्शन को लेके, कंपनी के प्रोडक्ट और कस्टमर को लेके, मार्केट की टेक्नोलॉजी को लेके, और जिससे हमारा पूरा का पूरा विजन तैयार होता है। क्लियर है? चले आइए, कह रहा है फॉर इंस्टेंस हेनरी, हेनरी है ना, हेनरी फोर्ड्स विजन फॉर ए, जो फोर्ड ने, आपको पता है फोर व्हीलर सबसे पहले फोर्ड ने बनाई थी, हाँ, फोर्ड कंपनी की गाड़ियां आती है ना,
तो सबसे पहले इन्होंने ही बनाई थी, देख लेना। हेनरी फोर्ड विजन ऑफ ए कार इज वेरी car in every garage had the power because it captured the imagination of the other and aid the internal effort to mobilize the Ford Motors company's resources and serve as a reference point for gauging the merit of a company strategic action। मतलब इनका ये विजन था कि भैया हर उसमें जो गाड़ी है यानी जो भी फोर व्हीलर है उसमें पावर होनी चाहिए। तो ये जो फोर्ड कंपनी है इनकी जो गाड़ियां ये पावर पे काम करते हैं, कहने का मतलब है। तो इनका जो इंजन होता है मतलब पावरफुल होता है। और आपको ये भी पता होगा कि इन्होंने किसके ऊपर काम करा था, सबसे पहले फोर व्हीलर भी यही लेके आए थे। तो इनका विजन ये था कि भैया मैं फोर व्हीलर बनाऊंगा। इन्होंने एक बार बना दिया, उसके बाद बहुत सारी कंपनी अब आ गई हैं। डन। तो पहली बार इन्होंने यूज करा था इस चीज को। चलें आगे। अब सुनना, इसके भी एलिमेंट बेटा पूछे जा सकते हैं। विजन क्या है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ये मत सोचना बच्चों वाली बातें हैं, ये आपने पढ़ा होगा ना 12th में। ये मत सोचना बच्चों वाली बातें, आपको स्टडी मटेरियल से याद करना है कि स्टडी मटेरियल क्या बोल रहा है विजन के बारे में, क्या एलिमेंट बता रहा है ये विजन के। हाँ आइए देखिए, अब सुनना, दो बातें कर रहा है ये, एलिमेंट और एसेंशियल। क्या फर्क है दोनों में, देखना। कह रहा है एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, एसेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। और सुनना, कभी इंस्टीट्यूट पूछता है व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, और कभी पूछता है व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। अगर इसमें आप एसेंशियल वाला चिप क्या है तो 0 मार्क, अगर एसेंशियल में एलिमेंट वाला चिप क्या है तो 0 मार्क। यानी अलग अलग रटने का है। समझ में आया? डिफरेंस क्या है मुझे भी नहीं पता। एलिमेंट और एसेंशियल तो एक जैसे ही हो गए, आप बताओ कैसे। एलिमेंट का मतलब ये हो गया किससे वो कंस्टिट्यूट हो रहा है ना। एसेंशियल का भी तो वही मतलब है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अलग अलग दिया है। सही है, इसलिए अलग अलग रटने का है। मैं आपको इसलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया इसलिए। डन। मैं डायरेक्ट पढ़ाता हुआ जाऊंगा, मिक्स हो जाएगा ये, आपको अलग अलग पढ़ना है। समझ में आया? चले आइए, जहाँ जहाँ पे मेरे को फूकना होता है ना मैं फूक देता हूँ आपके गर्म पानी में या चाय में या कॉफी में। आइए, एलिमेंट ऑफ, पहले क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। कह रहा है कमिंग अप डेवलपिंग मिशन स्टेटमेंट दैट डिफाइंस हु वी आर, व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड वेयर वी आर नाउ। सही है, सुनिएगा। सबसे पहले आपको देखना है हम कौन है। आपको क्या करना है, आपको कह रहा है कमिंग अप एंड डेवलपिंग द मिशन स्टेटमेंट। आपको एक मिशन स्टेटमेंट देनी है। मिशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जहां पे आप बताओगे कि आप कौन हो, है ना, और क्या बिजनेस करते हो और कहां पे अभी हो। समझ में आया? यहां पे क्या बताया, अपना इंट्रोडक्शन, हु वी आर, किस बिजनेस में हम डील करते हैं, और कहां पे हम अभी उस बिजनेस में किस सेगमेंट पे, मतलब किस जगह पे हम हैं मार्केट शेयर के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, है ना, जिस भी सेंस में वहां पे बात हो रही होगी। डन। तो आपको बताना है कि वेयर वी आर, व्हाट बिजनेस वी आर इन एंड हु वी आर। तो ये आप किस में बोल रहे हो, मिशन स्टेटमेंट में। ये किस में बोल रहे हो, मिशन स्टेटमेंट में। आगे चले, कह रहे यूजिंग द मिशन स्टेटमेंट एज द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द लॉन्ग टर्म पाथ अबाउट वेयर आर वी गोइंग। तो मिशन स्टेटमेंट को बेस बना के आपको अब उसके बारे में बात करनी है कि कहां पे आप जा रहे हो, कहां पे आप जाना चाहते हो। समझ में आया? अगला देख रहा है, अगला देखिए, कह रहा है कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटेजिक विजन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इन क्लियर टर्म टू एनहांस द कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। और क्या करना, कम्युनिकेट करना स्ट्रेटेजिक विजन को, बच्चे कम्युनिकेट करना स्ट्रेटेजिक विजन को अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इन क्लियर टर्म टू एनहांस द कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। तो इसमें जितनी भी बात हो रही है किसकी हो रही है, मिशन स्टेटमेंट की। किसकी बात हुई, मिशन स्टेटमेंट की। पहले क्या बोला, मिशन स्टेटमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा कि आप कौन हो, क्या बिजनेस करते हो और कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो अभी प्रेजेंटली। डन। फिर आपको बताना पड़ेगा मिशन स्टेटमेंट के बेस, मिशन स्टेटमेंट को बेस लेके कि क्या आपका लॉन्ग टर्म में पाथ है जहाँ जिससे आप आगे जाना चाहते हो, अपने विजन को कंप्लीट करना चाहते हो, है ना। तो उससे आप बताओगे वेयर वी आर गोइंग। डन। फिर थर्ड में आप क्या बताओगे, कम्युनिकेट करोगे अपने स्ट्रेटेजिक विजन को, किसको, अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लियर करने के लिए और एनहांस करने के लिए कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। सही, ये क्या थे हमारे,
एलिमेंट्स। अब बात करते हैं एसेंशियल्स की, समझ में आया? तो एलिमेंट में हमने किसकी बात करी? मिशन स्टेटमेंट की और पाथ की, और कहाँ पे हम जा रहे हैं, और सबको कम्युनिकेट करना विजन के बारे में, और उनकी कमिटमेंट ले लेना। क्लियर है? आइए एसेंशियल्स की बात कर लेते हैं। एसेंशियल क्या कह रहा है देखना बच्चों, आ जाओ। कह रहा है क्रिएटिव थिंकिंग, डेवलपिंग द स्ट्रेटेजिक विजन इन्वॉल्व द थिंकिंग क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर ए कंपनी फॉर द फ्यूचर। तो पहले क्या बोल रहा है कि भैया स्ट्रेटेजिक विजन बनाने के लिए एक क्रिएटिव थिंकिंग की तो जरूरत है ही है। आगे देखिए, डेवलपिंग द स्ट्रेटेजिक विजन रिक्वायर द इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, है ना? क्या क्या रिक्वायर करता है? कीवर्ड ये है भैया, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिव थिंकिंग, और कह रहा है इट क्रिएट द एंथुसियाज्म अमंग द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप क्रिएट क्या करोगे, है ना? फिर कह रहा है इट शो एंड इल्यूमिनेट्स डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। तो कह रहा है ये शो करेगा डायरेक्शन जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन हेड करी जा रही है। क्लियर है? तो ये चार क्या है मेरे, क्या है चार मेरे एसेंशियल? पहले बताना क्या है? पहला क्रिएटिव थिंकिंग, दूसरा क्रिएटिव थिंकिंग, दूसरा हाँ इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, एंथुसियाज्म क्रिएट करना है, और फोर्थ शो करना है या एलिमिनेट्स करना है डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। तो किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करा जा रहा है ये आपको शो करना है। समझ में आया? दोनों में फर्क समझ पा रहे हो आप? आपको सुन लीजिए प्लीज, एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन और एसेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन अलग अलग याद करने हैं स्टडी मटेरियल से, चल सकते हैं? आइए मिशन की बात कर लें। आइए, जितना बोरिंग हो सकता है उतना बोरिंग भरा हुआ है इसमें ना। आ जाओ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन ना लो, ये गिनता रहता है। मिशन, आइए मिशन स्टेटमेंट। मिशन क्या बताता है? देखना, प्रेजेंट की बात करता है ना। अरे पीछे से दीदी ने बोला था सर मिशन प्रेजेंट की बात करता है ना? देख लो, आ जाओ। मिशन स्टेटमेंट डिफाइन हु वी आर, व्हाट बिजनेस वी आर इन, एंड व्हाट वी डू, एंड वेयर वी आर नाउ। सही है? तो ये सारी बातें कौन कर रहा है? मिशन स्टेटमेंट कर रहा है। इट जस्टिफाई एंड लेजिटिमाइज द प्रेजेंस एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म। तो इसमें आप बताओगे क्या एग्जिस्टेंस है आपकी फर्म की, विजन को कंप्लीट करने के लिए किस तरीके से आप अपने मिशन पे काम कर रहे हो। कह रहा है इट इज नॉट ए PR document and outline of the outline of the firm's present business scope, its goal and how to reach the goal। वही मैं सोच रहा हूँ, चलो आ जाओ। PR डॉक्यूमेंट का मतलब है पब्लिक रिलेशन डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि मिशन एक पब्लिक रिलेशन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आउटलाइन करता है फर्म के प्रेजेंट बिजनेस स्कोप को, उसके गोल को, एंड हाउ टू रीच द गोल्स। सही है? तो यानी ये मिशन किस लिए डिसाइड हो रहा है? मिशन इसलिए डिसाइड हो रहा है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उस मिशन के तहत काम करें। बोलो ना, रीजन तो यही है, इंटेंट तो यही है। आगे आइए, कह रहा है डिफाइन द प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस एक्टिविटी एंड द रोल इन द सोसाइटी। क्या क्या बताता है ये? प्रेजेंट कैपेबिलिटीज के बारे में आपकी, कस्टमर पे क्या फोकस है आपका उसके बारे में, एक्टिविटीज के बारे में, एंड रोल इन द सोसाइटी। चले आगे आइए, कह रहा है वाई ए कंपनी शुड हैव मिशन। किस लिए एक कंपनी के पास मिशन होने की जरूरत है, क्यों मिशन जरूरी है एक कंपनी के लिए। डन। आइए, क्या बोलता है? टू इंश्योर द यूनिमिटी ऑफ द पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी सब एक यूनिफॉर्म पर्पस के लिए काम करें, इसलिए मिशन का होना जरूरी है। मिशन ताकि लोग, जो हमारा एक सेम विजन है उसके तहत जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है आज की प्रेजेंट की, उस मिशन के तहत सारा ऑर्गेनाइजेशन, पूरे जितने भी हमारे एम्प्लॉई है, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो सब एक यूनिमिटी यानी यूनिफॉर्म पर्पस के लिए काम करें, इसलिए एक विजन का होना जरूरी है। आगे चले, कह रहे टू डेवलप द बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। जैसे आप बताओ, आपके अलग अलग एसबीयू हैं, है ना? अरे आपके अलग अलग एसबीयू होंगे, बोलो ना, SBU 1 2 3। अब जो आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा,
जो आपके विजन को ज्यादा मैच कर रहा होगा, जिससे आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होगे, जिससे आप ज्यादा वैल्यूज कमा रहे होगे, आप उस वाले एसबीयू के लिए ज्यादा रिसोर्स एलोकेट करोगे। सही है। तो मिशन में आप क्या डालोगे, डेवलप करोगे बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, कि क्यों हम इस वाले एसबीयू को ज्यादा रिसोर्सेज दे रहे हैं और क्यों इस वाले एसबीयू को कम रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं। क्लियर है? आइए ध्यान रखना प्लीज, कह रहा है टू डेवलप द बेसिस फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। वो बताता है कि किस बेसिस से आप यूटिलाइजेशन के रिसोर्सेज को क्या करोगे, किस बेसिस से आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, क्या बोल दिया मैंने, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे। डन? क्लियर है? आ गया ये, इतना बोरिंग है ये, क्या कर सकते हैं। कह रहा है टू ट्रांसलेट द ऑब्जेक्टिव एंड गोल इनटू द वर्क स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव एंड गोल बोले तो मिशन को पूरा करने के लिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव और गोल हैं उसको वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है किसमें मेरे बच्चे, वर्क स्ट्रक्चर में। सही है, यानी एग्जीक्यूशन पार्ट पे वो काम करेगा। आगे आइए, कह रहे टू स्टैब्लिश द जनरल टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो स्टैब्लिश करेगा एक जनरल टोन ऑर्गेनाइजेशन की, कि जनरल वे में हमें किस तरीके से काम करना है, क्या हमारा मेजर फोकस होना चाहिए और किस इंटेंट को लेके हमें आगे बढ़ना है। डन? चल सकते हैं? पक्का? क्या 5 बातें बोली एक बार बस बता दो मेरे को। यूनिफॉर्मिटी के साथ काम हो जाए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाए, अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाए उन रिसोर्सेज का, और ट्रांसलेट कर देता है वो ऑब्जेक्टिव और गोल को किसमें, एग्जीक्यूशन में यानी वर्क स्ट्रक्चर में, और इस्टाब्लिश कर देता है एक जनरल टोन ऑर्गेनाइजेशन की, कि किस टोन में यानी किस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लोग एड्रेस कर रहे हैं और हमारे पीपल भी, हमारे लोग भी किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। आ गया ये? अब सुनना ध्यान से प्लीज, ये आएगा आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में आएगा थिंग्स टू कंसीडर वाइल राइटिंग द मिशन ऑफ द कंपनी। आप किसी कंपनी का क्या कर रहे हो, मिशन की राइटिंग कर रहे हो, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, बोलो बोलो। मिशन की राइटिंग करते समय यानी मिशन की ड्राफ्टिंग करते समय आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है। पहला देखिएगा, कह रहा है एक गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए और मोटिवेटिंग होनी चाहिए। भैया 5 चीजें होनी चाहिए, इसके भी अलावा और चीजें होनी चाहिए। देखिएगा, कह रहे हैं गुड मिशन स्टेटमेंट आर यूनिक टू दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच इट इज डेवलप। तो एक जो मिशन स्टेटमेंट है वो यूनिक होनी चाहिए, किसी मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन से उसका मिशन उठाया, कॉपी करा और डाल दिया कि ये हमारा मिशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन अलग होता है और वो यूनिक होता है फॉर विच इट इज डेवलप। आगे देखिए, मिशन शुड गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ऑन स्पेशल आइडेंटिटी एंड द बिजनेस एम्फासिस। अभी देखेंगे, नीचे देखेंगे, है ना। क्या कह रहा है, मिशन क्या करता है बेटा, बोलो बोलो, यूनिक है, इसलिए वो क्या करेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेशल आइडेंटिटी देगा और बिजनेस एम्फासिस देगा, कि हम किस पे ज़्यादा एम्फासिस करते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट, किस तरह के कस्टमर पे एम्फासिस डालते हैं। आगे देखिएगा, इट शुड बी बेस्ड ऑन द करंट कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जो मिशन की ड्राफ्टिंग होगी वो विजन को पकड़ के नहीं होगी, वो अभी प्रेजेंट सिनारियो को पकड़ के होगी, कि वो क्या कैपेबिलिटी है हमारी बिजनेस की, अभी हमने क्या क्या चीज़ें कर दी हैं, है ना। आगे देखिए, इट शुड गिव द इंटरनल डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय फॉर द फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरनल डायरेक्शन देता है एम्प्लॉय को फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या क्या चीज़ें जरूरी है बताइएगा, बोलो बोलो। प्रिसाइज, क्लियर, फिजिबल, डिस्टिंक्टिव और मोटिवेटिंग तो होना चाहिए। 5 चीज़ तो क्लियर है। पहला क्या था, पहला क्या था, यूनिक होना चाहिए। दूसरा क्या था, स्पेशल आइडेंटिटी देता है, बिजनेस एम्फासिस देता है। सी पॉइंट क्या था, करंट कैपेबिलिटीज के बारे में बात करता है, फ्यूचर कैपेबिलिटीज के बारे में जो होने वाली है उसके बारे में बात नहीं करता, आज की बात करता है। और इंटरनल डायरेक्शन देता है फ्यूचर, इंटरनल डायरेक्शन देता है एम्प्लॉय को फॉर द फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर है? चलें आइए देखिए, कह रहा है द कॉर्पोरेट मिशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द फर्म। सही है, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है ग्रोथ एम्बिशन का फर्म की, कि किस तरीके से हम आज काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर का विजन अचीव हो जाएगा। देखिएगा, द विजन इज ए ग्रैंड डिसीजन ऑफ द ग्रैंड डिजाइन ऑफ द फर्म फ्यूचर। ये क्या होता है, एक ग्रैंड डिजाइन है फर्म के फ्यूचर का,
है ना, वो बोलते हैं ना लोग आपको देख के कि अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो बहुत तरक्की करोगे। वो आपका प्रेजेंट देख के बोल रहे हैं, आपका मिशन देख के बोल रहे हैं कि आपका विजन कैसे अच्छे से अचीव होने वाला है। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्रुकर, कह रहा है एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आस्क एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट बिजनेस आर वी इन, एंड गेट द करेक्ट एंड मीनिंगफुल आंसर। क्या बोला? हर ऑर्गेनाइजेशन को ये अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या बिजनेस आप कर रहे हो, और बोलो उसका एक करेक्ट और मीनिंगफुल आंसर अपने आप में से आपको निकालना चाहिए। ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो कि आपको इंटर की पढ़ाई करनी है, पेपर देने हैं, आप मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स में हो, तो उसके लिए आप आज क्या बिजनेस कर रहे हो, यानी क्या आप काम कर रहे हो जिससे, और उसका करेक्टफुल आंसर आप अपने आप से निकाल सकते हो। आपको पता है कि दिन में आप कितना टाइम पढ़ाई को दे रहे हो, कितना नहीं दे रहे। डन। तो ये एक पीटर ड्रुकर ने बोला था कि हर ऑर्गेनाइजेशन को इस पे काम करना चाहिए जिससे कि वो अपने विजन को फ्यूचर में अकम्प्लिश कर पाएगा। आइए देख लीजिए, इसके एग्जांपल दिए हैं। जैसे इंडियन ऑयल है बेटा, ये देख लो, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इंडियन ऑयल है, कह रहा है प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर। कह रहा है हम डील करते हैं, वी आर प्रोड्यूस ऑयल एंड गैसोलाइन प्रोडक्ट, यानी गैस और ऑयल में हम डील करते हैं। फिर कह रहा है मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर क्या होगा, वी प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी। सही है। तो ये अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ के अपने आप में ही एक मिशन की ड्राफ्टिंग करनी होती है। आप भी अपना मिशन ड्राफ्ट करोगे तो अच्छे से विजन अचीव हो जाएगा। देखिए, इंडियन रेलवे, वी रन ए रेल रोड, कह रहा है वी ऑफर ए ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो कह रहा है ये मार्केट ओरिएंटेड आंसर है और ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर है। देखो, रेलवन कंपनी है, कह रहा है इन द फैक्ट्री वी मेक द कॉस्मेटिक, एंड मार्केट ओरिएंटेड आंसर क्या है, इन रिटेल आउटलेट वी सेल द होप। क्लियर है? चले, आ रहा है नहीं आ रहा? अब बस ये डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे 2 मिनट के बारे में। आइए, डिफरेंस तो आपको बताइए। हाँ, देखो पहला तो डेफिनेशन लिख देना यहाँ पे, ऊपर से छाप देना। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन। कह रहा है इट स्टेट द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिशन क्या करता है, इट इज आउटगोइंग ऑनगोइंग एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ए वाइडर इन स्कोप एंड एम्फासिस ऑन द लॉन्ग टर्म कंसेप्ट। इट इज more specific. It remains unchanged for the decade. If crafted carefully, it change more frequently. तो लिख दोगे डिफरेंस, है ना? एक बार स्टडी मैट से पढ़ भी लेना। अब हम इसके बाद लेते हैं एक 2 मिनट का ब्रेक और फिर आगे की कहानी चालू करेंगे। डन? आइए, बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस डेफिनेशन, ये तो अच्छी बात है, बर्थडे के दिन ज़्यादा पढ़ना। बाल खराब मत करो दीदी के, आज स्पेशल दिन है, दीदी का मिलने वाली है किसी से। बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल, सुन लो दोनों में फर्क क्या है, बस इतना सा समझना है आपको। आ जाओ प्लीज। बिजनेस डेफिनेशन का मतलब क्या है? बिजनेस डेफिनेशन का मतलब है एक्सप्लेन करना बिजनेस अंडरटेकन बाय दी फर्म। बिजनेस डेफिनेशन का मतलब क्या है, आप अपने बिजनेस को क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो जो बिजनेस आप कर रहे हो। कस्टमर की नीड क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, एंड इट हेल्प असर्टेनिंग द स्ट्रेटेजिक बिजनेस चॉइस लाइक द ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग। बिजनेस डेफिनेशन समझ में आया? बिजनेस डेफिनेशन समझ में आया आपको? बिजनेस डेफिनेशन का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करना कि क्या बिजनेस आप अंडरटेक कर रहे हो, यानी क्या बिजनेस आप कर रहे हो। उसमें आप पहला आ गया कस्टमर की नीड बताना, टारगेट मार्केट बताना और टेक्नोलॉजी बताना। ठीक, अब आइए बिजनेस मॉडल पे। अब आइए बिजनेस मॉडल पे। बिजनेस मॉडल किसकी बात करता है? इट रेफर्स टू द, दोनों में मेन डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लेना बहुत जरूरी है। इट रेफर्स टू द स्ट्रेटेजी ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ये एक स्ट्रेटेजी है किसकी? इफेक्टिव ऑपरेशन करने की बिजनेस के। सही है। तो ये क्या है, एक ये बिजनेस ऑपरेशन की बात करता है। सुनना, बिजनेस मॉडल मतलब हमारे बिजनेस का मॉडल कैसा है ना? और बिजनेस डेफिनेशन का मतलब कि बिजनेस क्या है। बिजनेस डेफिनेशन का मतलब बिजनेस क्या है, और बिजनेस मॉडल का मतलब कि हमारे बिजनेस का मॉडल कैसा है। जैसे कि कह रहा है क्या स्ट्रेटेजी है हमारी इफेक्टिव ऑपरेशन की बिजनेस के, असर्टेनिंग क्या हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, क्या कस्टमर बेस है, एंड
कह रहा है राइवल ऑफ द फर्म ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री रिलाई ऑन द डिफरेंट मॉडल ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक चॉइस। और कौन से हमारे राइवल हैं जो अलग अलग मॉडल पे काम कर रहे हैं। जैसे आप एप्पल का अगर एग्जांपल लो तो वो स्कीमिंग पॉलिसी पे काम करता है। स्कीमिंग पॉलिसी, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि वो महंगा बिकेगा, डन। और अगर उसी के सामने आप रियलमी की बात कर लो तो वो पेनिट्रेशन पे फोकस करता है। दोनों है सेम ही बिजनेस में, वो भी फोन बना रहा है, वो भी फोन बना रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो कह रहा है बिजनेस मॉडल क्या करता है, बिजनेस मॉडल बताता है कि क्या इफेक्टिव ऑपरेशन है आपके बिजनेस का, क्या सोर्स ऑफ इनकम है और क्या कस्टमर बेस है, और राइवल आपके किस स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की वजह से वो सेम इंडस्ट्री में अलग तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इस चीज का पता लगाना क्या है, ये बिजनेस मॉडल है, डन। बिजनेस डेफिनेशन का मतलब किस बिजनेस में आप हो, बिजनेस मॉडल का मतलब कि किस तरीके से आप वो बिजनेस कर रहे हो और आपके राइवल क्या कर रहे हैं। चले आगे, आया नहीं आया? नहीं सर कुछ नहीं आ रहा आज, मेरे को भी नहीं आ रहा। आ जाओ, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बताइए। गोल्स को हम रिलेट कर सकते हैं विजन से, है ना, और ऑब्जेक्टिव को रिलेट कर सकते हैं मिशन से, है ना। गोल हमारा क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, और मिशन हम ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, एक स्पेसिफिक टर्म है जिसको हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बोल सकते हैं। जैसे हमारा गोल क्या है, टू मैक्सिमाइज आवर अर्निंग, है ना। सुनिएगा, हमारा गोल क्या है, टू मैक्सिमाइज आवर सेल, या हमें लीडर बनना है, बिल्कुल। तो ये किस तरह का प्रोसेस है, एक ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स है ये, मतलब इसका स्कोप हमेशा खुला रहेगा। जैसे इस साल हम लीडर बन गए तो अगला गोल क्या आ जाएगा, अगली बार भी लीडर बनना है, समझ में आया। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट है। जैसे हमें इस बार, पिछली साल हमारी सेल 20% से बढ़ी थी, इस बार हमें 30% से बढ़ानी है, इस बार हमें 30% से बढ़ानी है। तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है। 30% से बढ़ते ही वो वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। समझ में आया नहीं आया? गोल ऑब्जेक्टिव अलग अलग कर पा रहे हो आप? लेकिन प्रैक्टिकली देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दे आर यूज इंटरचेंजेबली। तो यानी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप बोल सकते हो कि दोनों को एक तरीके से भी यूज करा जाता है, लेकिन ये अलग अलग है, लेकिन ये अलग अलग है। आइए पढ़ ले एक बारी, समझ में आ गया? अरे समझ में आया नहीं आया? देखो, कह रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट देयर विजन मिशन इनटू द गोल एंड ऑब्जेक्टिव। क्या करते हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रांसलेट करती है अपने विजन को और मिशन को, किसमें, अपने गोल में और ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। विजन तो गोल से भी एक ब्रॉडर टर्म है ना, बहुत सारे गोल्स को अचीव करने के बाद विजन एक्म्प्लिश हो जाएगा। आइए, इट प्रोवाइड द बेस फॉर मेजरमेंट ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस। गोल आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स, पढ़ा दिया था ये, ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स है, एंड डिनोट द फ्यूचर स्टेट एंड द आउटकम इट इज द एंड रिजल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। जैसे मैंने बोला, हमें लीडर बनना है, हमें सबसे ज्यादा सेल करनी है, तो इस साल कर ली, अगली साल भी करनी होगी, तो वो गोल क्या है, एक ओपन एंडेड एट्रीब्यूट है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट है, विच आर प्रिसाइज एंड एक्सप्रेस इन द स्पेसिफिक टर्म। जैसे मैंने बोला, इस साल, पिछले साल की सेल 20% थी, इस साल 30% करनी है, ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। तो 30% होते ही वो क्या हो जाएगा, क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट है, यानी वो खत्म, वो वाला ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, अब नया ऑब्जेक्टिव आएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो, कह रहा है दस द ऑब्जेक्टिव आर द मोर specific, translate the goal into the both long term and the short term perspective. Objective are needed at all the level of the organization and should not stop with the टॉप मैनेजमेंट। यानी अलग अलग लेवल पे हमारे ऑब्जेक्टिव लिए जाते हैं। यानी ये मतलब जैसे परचेज का क्या ऑब्जेक्टिव है, राइट टाइम पे परचेज, परचेज डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव बताओ ना आप, क्या है, राइट टाइम पे परचेज प्रोक्योर करना, परचेज मंगाना। सेल्स का क्या है, सेल्स को मैक्सिमाइज करना। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रुकावट ना आए। तो ये सब अलग अलग लेवल पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव सबको फॉलो करने पड़ते हैं। रादर इट शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू द परफॉर्मेंस टारगेट फॉर ईच सेपरेट बिजनेस एंड द प्रोडक्ट लाइन फंक्शन। इटीसी कह रहा है इन प्रैक्टिकल वर्ड दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। समझ में आया नहीं आया? आइए अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं इसकी, दोनों की एक साथ दी गई हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, देख लीजिए। कह रहा है इट शुड फैसिलिटेट अचीविंग द विजन एंड मिशन। बहुत इजी है, अरे बोलो, कुछ समझाने की बात है क्या? ये फैसिलिटेट करता है किसमें, विजन और मिशन को अचीव करने में। इट शुड बेस्ड ऑन द स्वॉट एनालिसिस। कह रहा है इट शुड प्रोवाइड द बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है इट शुड बी concrete and specific, it should be measurable and changing, challenging. कह रहा है they should be treated as time frame and they should provide the basis for performance appraisal.
आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएगी। पहला क्या बोला? बोलो बोलो। विजन मिशन की बात करता है, शॉर्ट एनालिसिस पे बेस होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन इस पे ये प्रोवाइड करता है, बेसिस जिसके बेस पे हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकते हैं प्रोवाइड करता है। कंक्रीट और स्पेसिफिक होना चाहिए, कह रहा है मेजरेबल और चैलेंजिंग होना चाहिए। चैलेंजिंग मतलब जैसे पिछली बार 20% हमने सेल बढ़ाई थी, तो इस बार हम 50% बढ़ाएंगे। एक मतलब ऐसा टारगेट लेंगे जो ओवरकम करने में मजा आए, है ना। अगला कह रहा है दे प्रोवाइड द, जैसे आपने लिया बोथ ग्रुप देने का, दे दे शुड बी रिलेटेड टू द टाइम फ्रेम, एंड कह रहा है दे प्रोवाइड द बेसिस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। आ रहा है? आगे आइए। कह रहा है बेनिफिट क्या है ऑब्जेक्टिव्स के, बताना। अरे बोलो, ऑब्जेक्टिव्स के बेनिफिट क्या हैं? देखो, पहला प्रोवाइड करता है डायरेक्शन एक कंपनी को, सही है, प्रोवाइड करता है एक डायरेक्शन कंपनी को। कहता है अलाउ करता है सिनर्जी एंड मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्टिव, अगर जितने लोग काम कर रहे हैं वो आपने मिशन के अकॉर्डिंग अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके वो सबको बता दिया, और उसी ऑब्जेक्ट के तहत अगर सब लोग काम कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, ठीक है, सिनर्जी बढ़ेगी। सिनर्जी समझते हो आप? सिनर्जी वर्ड का मतलब पता है? आपने एक गाना सुना है, एक और एक 11, दैट इज कॉल्ड सिनर्जी। एक और एक 11 सुना है? प्रैक्टिकली क्या होता है मैथमेटिक्स में, एक और एक 2 होता है, लेकिन कहता है कि हम एक और एक हम दोनों मिलके 11 बन जाएंगे। ये सिनर्जी बेस्ड गाना है, सुन लेना, सही है। समझ में आया नहीं आया? आइए, 11 के बराबर हो जाओगे अगर 2 मिल जाओगे तो। आइए, कह रहा है एड इन द कलेक्शन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इवेल्युएशन। ये ऑब्जेक्टिव क्या हमें हेल्प करता है? एलोकेट करने में रिसोर्सेज को और उनका इवेल्युएशन करने में। इस्टेब्लिश करता है प्रायोरिटी एंड रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी। समझ में आया नहीं आया? नहीं सर कुछ समझ नहीं आया, बोलो। बेनिफिट बताओ ऑब्जेक्टिव के, बोलो। डायरेक्शन देता है कंपनी को, सिनर्जी इफेक्ट आता है, मिनिमाइज करता है कॉन्फ्लिक्ट को, एड करता है एलोकेशन में, इवैल्यूएशन में, और प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है और रिड्यूस हो जाती है अनसर्टेनिटी। चले आगे, आइए, चले चले चले, आइए। अब कह रहा है ये दोनों तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी होते हैं बच्चे, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। पढ़ लोगे ये घर से? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म घर से पढ़ लोगे? पक्का? चले आगे। हाँ, लॉन्ग टर्म कैसा हो गया? पढ़ा दो या पढ़ लोगे? चलो पढ़ लेना। अरे जैसे यहाँ लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कंपटीशन, ये वो है ना। और शॉर्ट टर्म हो गया जो लॉन्ग टर्म को सपोर्ट करे, है ना। पढ़ लेना, चलो आ जाओ। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। दीदी बोल रही थी सेम होते हैं, एक दीदी बोल रही थी सेम होते हैं, सुन लो अब। अरे इधर सुन लो, कह रहा है ये ओपन ओपन एंडेड एट्रीब्यूट है, ये कैसा है? क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स है, ध्यान रखना आ सकता है, ठीक है। कह रहा है ये वाइडर होता है, ये मोर स्पेसिफिक होता है, ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। एग्जाम्पल क्या है? मैक्सिमाइज करना अपने प्रॉफिट को, सेल की ग्रोथ करना क्या है आपका? बोलो, मैक्सिमाइज करना अपने प्रॉफिट को और सेल की ग्रोथ को बढ़ाना क्या है आपका गोल है ना। और ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? अर्न करना 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और 20% इंक्रीज इन सेल। एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया था, आगे आ जाओ। अब ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म। मैं डायग्राम समझा देता हूं, घर से पढ़ लेना, पक्का? आ जाओ। क्या है ये? स्ट्रेटेजिक, ऐसे ही चैप्टर है, थर्ड चैप्टर पढ़ाने लायक ही नहीं है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, ये तो मतलब जबरदस्ती का सौदा चल रहा है अभी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना होता है? डेवलप करना होता है विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। हमने सीख लिया ये, हमने सीख लिया डेवलप करना, क्या? विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या करोगे आप? इसको डेवलप करने के लिए आप एनालाइज करोगे, क्या? इन्वायरमेंटल एनालिसिस भी करोगे और ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल पे भी बात करोगे। डन। ये करने के बाद आप जनरेट करोगे, एनालाइज करोगे और सिलेक्ट करोगे क्या? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करोगे, इंप्लीमेंट करने के बाद उसका इवेल्युएशन करोगे और कंट्रोल करोगे। डन। तो ये 3 फेजेज हैं किसकी? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल की 3 फेजेज हैं। पहली क्या है? फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। कुछ नहीं आता, आगे आ जाओ। आइडेंटिफाई, सुनना,
प्लीज इधर इधर, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं, आपको सब कुछ आता है यार, आप मत पूछो कुछ। आइडेंटिफाई करना विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अब जो ऊपर वाला डायग्राम था ना, उसी को एलोबरेट करा है, बस पढ़ लोगे, आ जाओ ये पढ़ लो बस। अरे सर ने पूछा था ना अभी क्या क्या आता है स्टेज में, वो लिखा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। सुनना, ये प्रोसेस आप ये पूरा पढ़ लेना, इसमें वही बातें बताई हैं कि क्या क्या होगा हर प्रोसेस में। डन। फिर नीचे बात करता है, ये अलग क्वेश्चन बन सकता है मेरे बच्चे, ये वाला अलग क्वेश्चन अलग से बन सकता है। वो क्या था? स्ट्रेटेजिक बिजनेस मॉडल था। अरे ये क्या था बताओ, ये क्या था? स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। और ये क्या है? ये स्टेजेस है। ठीक है, देखना सेम ही चीज है, कह रहा है डेवलप स्ट्रेटेजिक विजन मिशन गोल और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करोगे, फॉर्मुलेट करोगे इसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी, उसका इंप्लीमेंटेशन करोगे और स्ट्रेटेजिक एवेल्यूएशन और कंट्रोल करोगे। लेकिन ये डिटेल में नीचे लिखा है, इसको पढ़ेंगे, इसको अभी पढ़ेंगे, छुट्टी नहीं कर रहा। आ जाओ, देखो आ जाओ, पहला है, पहली स्टेज पढ़ा रहा हूं, आ जाओ प्लीज। कह रहा है डेवलप करना स्ट्रेटेजिक विजन मिशन गोल और ऑब्जेक्टिव। कह रहा है फर्स्ट कंपनी शुड डेवलप है विजन एंड द फ्यूचर ब्लूप्रिंट। डन। बहुत इजी इजी है, बस रीड मारूंगा समझ में आ जाएगा, इसलिए मार रहा हूँ, घर पे आपको अलग से ना पढ़ना पड़े, है ना। देख लो, इट आंसर द क्वेश्चन वेयर इट वांट टू लैंड। बात करी थी अभी, इस बारे में बात करी थी, वेयर वांट टू लैंड। कह रहा है द टॉप मैनेजमेंट व्यू एंड द कंक्लूजन अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन, प्रोडक्ट कंज्यूमर मार्केट टेक्नोलॉजी फोकस कंस्टिट्यूट द स्ट्रेटेजी विजन ऑफ द कंपनी। तो जो बात हमने वहां विजन में करी थी, वो सारी बातें दोबारा से यहाँ पे करी गई हैं, है ना। अब मिशन पे बात करनी है। फिर कह रहा है एक मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करता है, सुन लो प्लीज। अरे मिशन को फिर दोबारा से यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है। कह रहा है मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करता है व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू। Hence, the focus is on the role played by the organizational in the society and the overall direction. सही है? अरे पढ़ रहे हो आप, नहीं पढ़ रहे। एंड नॉट एनी एसबीओ स्पेसिफिक डायरेक्शन। डन। अब मेरी बात सुन लो, इसमें इन सबको बताया गया है, ये घर से पढ़ लेना। आपका चैप्टर नंबर 3 हो गया समाप्त, है ना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 2। थैंक यू इतनी इज्जत बख्शने के लिए।